एक चीज़ है, पहले ये ख़्याल ज़रूर मैंने भी ये बात सुन रखी है। ना तो मैंने कोई शऊरी फ़ैसला मेरा नहीं है कि अब मैंने ये कर लिया है तो अब ये करना है, अब ये कर लिया है तो ये कोई इतना ऑर्गेनाइज़ मैं नहीं हूँ कि मैं सोचूँ कि ये कर लिया तो अब ये नहीं करना, अब उसको करना है। किताबें लिखी हैं, कोई इतना मैंने कोई गहरा उसके लिए प्लान नहीं किया था, जैसा किताब जिसका मैंने ज़िक्र किया पहले, सूलात त्रेल। तो मुझे ख़ुद नहीं था पता कि मैं शायर भी हूँ। और एक मेरा ख़्याल है 6 महीने के अंदर अंदर एक किताब भी आ गई और अल्लाह का शुक्र है कि उसको इतनी बड़े पैमाने पर उसको सराहा भी गया, इनाम भी मिला। उस साल के किताबों में मसूद खदरपोश दूसरे नंबर पे वो आई। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब करामत भट्टी साहब। करामत भट्टी साहब ने अपनी ज़िंदगी में शायरी की, अफ़साने लिखे और अखबारात में बतौर सहाफ़ी काम किया, टेलीविज़न के साथ भी काम किया। बड़े वसी तजुर्बा रखते हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये मुरीद के लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पुराने दोस्त हैं। तो मैंने कहा कि आज इनसे गुफ्तगू की जाए और इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। कैसे हैं भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह गुमान साहब। आपकी 2 किताबें तो मुझे याद हैं कि एक पंजाबी शायरी की, उस पे भी उसने बड़ी जो नामता और नाम कमाया, और जो आपकी उर्दू की किताब थी जो इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल थी, और इंटरव्यूज़ भी ऐसे नहीं थे कि कोई सवाल जवाब हो, उसकी बिल्कुल आपने एक मज़मून की शक्ल दे दी और बड़े दिलचस्प किताब और एक रेफरेंस बुक वो बन गई। तो स्टूडेंट लीडर भी आप रहे, और आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो पहले रहे हैं स्टूडेंट लीडर, और पहले फिर उसके अलावा आपने जो जिसका ज़िक्र किया कि किताब पंजाबी कैसे कैसे चेहरे का आपने ज़िक्र फरमाया, और जो उर्दू वाली किताब थी उसका ज़िक्र किया, और जो पंजाबी थी मेरी वो थी सूलात त्रेल, उसको मसूद खदरपोश अवार्ड भी मिला था अल्लाह की मेहरबानी से। वो है कुछ ज़्यादा देर नहीं गुज़री, जर्नलिज़म से ही रिलेटेड है। अभी एक्सप्रेस न्यूज़ में काम किया कर रहा था कुछ अर्सा पहले, बतौर सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर वहाँ पे काम किया। और आजकल एक खैर का काम है, एक हॉस्पिटल है, उसके पीछे कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ज़रूरतमंदों के लिए जो जहाँ पे फ्री इलाज होगा, तो उस आइडिया पे काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और एक किताब लिख रहे हैं जो मेरे शहर के बारे में है, मुरीदके के बारे में, तो उसकी तारीख़ जो है उस हवाले से तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले 2 माह तक वो आ जाएगी। भट्टी साहब, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपका बड़ा वसी तजुर्बा है। अगर जो बंदा बार बार बहुत इधर उधर अपने मैदान बदले, उसकी वर्सटैलिटी भी उसमें आ जाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुश्किल मिजाज नहीं है। आप इसको किस तरह लेंगे? कि आप ये समझेंगे कि आप गैर मुश्किल मिजाज हैं, कि या ये कि अब एक जो अर्ज होती है कुछ करने की, कुछ नया करने की, तो वो आपको ये एहसास दिलाती है कि भाई यहाँ बहुत कर लिया, अब कुछ नया करते हैं? अच्छा, ये एक चीज़ है, पहले ये ख़्याल ज़रूर मैंने भी ये बात सुन रखी है। ना तो मैंने कोई शऊरी फ़ैसला मेरा नहीं है कि अब मैंने ये कर लिया है तो अब ये करना है, अब ये कर लिया है तो ये कोई इतना ऑर्गेनाइज़ मैं नहीं हूँ कि मैं सोचूँ कि ये कर लिया तो अब ये नहीं करना, अब उसको करना है। किताबें लिखी हैं, कोई इतना मैंने कोई गहरा उसके लिए प्लान नहीं किया था, जैसा किताब जिसका मैंने ज़िक्र किया पहले, सूलात त्रेल। तो मुझे ख़ुद नहीं था पता कि मैं शायर भी हूँ। और एक मेरा ख़्याल है 6 महीने के अंदर अंदर एक किताब भी आ गई, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको इतनी बड़े पैमाने पर उसको सराहा भी गया, इनाम भी मिला। उस साल के किताबों में मसूद खदरपोश दूसरे नंबर पे वो आई। और उसके बाद जो इंटरव्यूज़ थे वो भी मैंने बहुत प्लान नहीं किया था। बस ये होता है कि काम जो भी करना है उससे ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं कि उसको इस तरह करें। मैंने एक बार एक इंटरव्यू किया था, उर्सला जद्दी साहिबा थी, जस्टिस साद सऊद जान की बहन थी। तो उनसे मैंने कहा कि आपने अपने भाई से क्या सीखा है? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, वो मैं दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे कहा करते थे कि देखो, दुनिया में अगर कोई काम ऐसा है कि उसे किया जाए तो इस तरीके से करो कि कोई दूसरा ना उस तरह कर सकता। तो मुझे बस ये होती है कि जो भी काम है अब उसमें डूब जाएं और उसको इस तरह से करें। लेकिन ये मैं कहूँ कि मैं को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े हारमोनाइज तरीके से आगे चल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जो एक वक़्त में तालिब इल्म जो वो उस दौर की बड़ा हंगामा खेज़ दौर था, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैंने तलबा सियासत में जाना और मैं उसमें जाऊँगा। तो बस ऐसी बिखरी बिखरी चीज़ें हैं।
लेकिन मुझे ये है कि एक कम्युनिकेशन ट्रूथफुल होनी चाहिए जी। लेकिन ये एक बड़े इनकलाबी फ़ैसले हैं ना। फ़र्ज़ करें आप अच्छी आपकी जॉब चल रही है अखबार में, तो आपने छोड़ के आगे स्कूल बना लिया। अच्छा, स्कूल अब एक स्टेबल पॉइंट पे आ गया, वो चलना शुरू हो गया, फिर आपने वो छोड़ दिया, फिर दोबारा टीवी को ज्वाइन कर लिया। तो मतलब इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो अमूमी तौर पे आम बंदा नहीं कर पाता। तो ये जो फ़ैसला लेने की अहलियत है, ये आप में कहाँ से आई? अच्छा, ये कोई वही बात है, क्योंकि मेरे से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा, लेकिन ये ज़रूर है, मैं ये कहूँगा हर एक को होना भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त नफ्स के बारे में, और मैं बड़ा मोहतात हूँ मैं, मुझे, और दूसरा मुझे ये यकीन है कि आपका जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है। इसलिए आप ये जो कोशिश करते हैं अपने आप को रुसवा करके या अपने आप को डिग्रेड करके, अगर आप किसी जगह से चिमटे रहने की कोशिश करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो आप अपने आप को ही कमज़ोर करेंगे। तो ज़िंदगी में मैंने ये नहीं किया, जहाँ मुझे लगा है अभी मैं आखिरी जो मेरा था वो मैं सारा कुछ छोड़ के, मेरा एक अच्छा स्कूल था, चल रहा था सारा, जर्नलिज़्म में मुझे कहा गया, एक्सप्रेस में मौका मिला तो मैं फिर चला गया, और मैं गया हूँ तो वहाँ पे जाके मुझे ये लगा कि ये जो मैं कल को अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ, जो मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, और मुझे यहाँ पे वो तो आज़ादी के साथ लिखने की इजाज़त नहीं है। तो जब ये नहीं है तो मैं किसी और जगह भी नहीं गया, 2 जगह पे मुझे उन्होंने कहा कि इधर आ जाएँ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं जिस चीज़ को जो मैं सोच के यहाँ पे आया था, कि मैं सोचता था मछली पानी में आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि पानी अब गदला हो गया, यहाँ सांस नहीं आता। तो ये एक ऐसी चीज़ है। दूसरा एक बड़ा कंसर्न होता है लोगों का कि जिस जॉब में वो होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरा ये एहसास है कि जो कुछ आपके नसीब में अल्लाह ताला ने जितना रिस्क है, आप ईमानदारी से कमा लें या बेईमानी कर लें, अपने नसीब से ज़्यादा आप कमा नहीं सकते, और वो आपने अल्लाह ने उसका वादा किया हुआ है। इसलिए मुझे फिर इसमें कोई तरद्दुद नहीं होता। मैंने इसमें बीच में आया भी है, एक्सप्रेस को छोड़ा तो मुझे उन्होंने कहा, कोशिश की कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो आप जो है किस नए अदारे में जा रहे हैं हमें छोड़ के। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्या करेंगे, कैसे गुजारा होगा। तो मैंने उनको कहा कि जी एक मेरा मुरीदके में एक नारोवाल चौक है, तो वहाँ पर अगर मुझे, मेरा अल्लाह से वादा है कि मैं ईमानदारी से काम करना है, तो मुझे दही वल्लों की रेडी भी लगानी पड़ी तो मैं लगा लूँगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो रिस्क हलाल बुनियादी चीज़ है, और फिर वो काम जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन हो। मैं मुरीदके में भी रहा हूँ, किताब का मैंने जिक्र किया, मैं कोई यहाँ का पैदाइशी नहीं हूँ, गाँव तो मेरा ज़िला गुजरांवाला में है, लेकिन ये कि यहाँ पे रह रहा था तो मुझे लगा ये शहर में मैं रहा हूँ इतने साल, तो इसका मुझ पर हक़ है, तो उसको मैं कैसे वापस कैसे करूँ, कुछ अदायगी की कैसे उसमें। तो मैंने सोचा कि मैं ये शहर जो है अपने मरकज़ मकाम से महरूम है, तो मैं इसका जो ना इसके कुछ बुनियादें को तलाश करूँ, इन लोगों को जोड़ूँ जो ग्लू करें लोगों को। तो हिस्ट्री ही मुझे लगा इसमें, तो अब उसके लिए रिसर्च जो है वो हो रही है। तो यही है को मेरा। गुजरांवाला में भट्टी साहब आपका कौन सा गांव था? मैं गुजरांवाला जी, गुजरांवाला तहसील कामों की बनती है और सादों की एक स्टाफ है, एक यानी शहर है। फिर तो बिल्कुल मुरीद के करीब हुआ। जी, मुरीद के उससे करीब हुआ, बल्कि मुरीद के किसी दौर में, अब जब किताब लिख रहा हूँ तो उसको है कि ये कभी ज़िला गुजरांवाला का हिस्सा था। जब तहसील शादरा थी तो मुरीद के जो है शादरा तक जो है वो ज़िला गुजरांवाला का हिस्सा था। जब शेखुपुरा ज़िला बना है तो तब अच्छा, मुरीद के उसमें शाहदरा शामिल। भी एक ज़माने में। जी जी, ये गुजरांवाला में था जी। अच्छा, हाँ जी, और शाहदरा तो हालांकि बिल्कुल करीब है बिल्कुल लाहौर करीब के। लाहौर के हैं, लेकिन ये था कि शादरा जो था ये वो तहसील थी, मुरीद के उसका हिस्सा थी, और वो गुजरांवाला में कुछ रिकॉर्ड जो है गुजरांवाला के रिकॉर्ड खाने में भी अच्छा, हमारे उधर का मौजूद है जी। तो अभी तक जो आपने मुरीद के हवाले से तहकीक की है, उसके मुताबिक ये कितना पुराना शहर है? मुरीद के कई सौ साल, अकबर के दौर में कहते हैं ये, बल्कि शेर शाह सूरी आप ज़्यादा कह लें, ज़्यादा सही अल्फाज में, जिसके जो उसमें 1540 से 1545 जो है ना, उस दौर में एक साहब आए थे, मुरीद उनका नाम था, और वो यहाँ पे आके, इधर के पास ही नाला डेग गुजरता है, वहाँ पे आके उन्होंने आके रहे थे, और पिंड मुरीद के पुराना गांव भी वही ये है। नाला डेक वही है जो सियालकोट से आता है? वो नाला एक है। नहीं, सियालकोट के 5 नाले बड़े जी जी मारूफ हैं। जी। नाला एक, डेक, बई, बसंतर और पलखो। बिल्कुल ठीक है। ये डेक वही है जो नारोवाल से दरअसल। ये दो, एक डेक है और एक जो आपने बताया, जी, ये जी। दोनों, बहरहाल ये दोनों हमारे इधर से गुजरते हैं। अच्छा, तो अच्छा। उसके पास उन्होंने आके जो है ना वो डेरा लगाया, तो वहाँ से फिर उनके नाम मुरीद जो है, हम ये गैस करते हैं, चूँकि 12 नस्लें पीछे उनका जो शजरा नस्ब है जो मैंने देखा है किताब के हवाले से, वहाँ एक फैमिली भी रहती है उनके पास है वो, तो उनका नाम मुरीद था, तो उससे क्यास किया जाता है कि ये मुरीद के हैं। वैसे सलीम शेख साहब ने किताब लिखी है एक, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक विरक कौम के एक शख्स थे, उन्होंने इसको बात किया मुरीद के को, लेकिन जो ज़्यादा शवाहिद हैं
वो ये बताते हैं, या रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो ये बताता है कि वो मुरीद साहब जो थे उनकी वहाँ पे काफ़ी ज़मीन भी थी और उनके फैमिली के लोग अब भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनके नाम से गालबन ये मुरीद से मुरीद की। तो कोई खसूसियत क्या है मुरीद के? मुरीद के में वैसे तो एक मारूफ सा है, कह देते हैं कि चावल का इलाका है, चावल की काश्त का इलाका है बहुत। अगरचे मैं तो जब से खुशहाल खां खटक को पढ़ा है, वो कहते हैं कि चावल काश्त करने वाले इलाके की कोई बरकत नहीं होती, ये लोग ख़ुद भी जो है वो कीचड़ में दलदल में फंसे रहते हैं और दूसरों को भी फंसा देते हैं। तो ये, लेकिन ये है कि चावल की काश्त के हवाले से ये है इसका एक असल इसकी पहचान है। फिर एक आप जमात का, मजहबी जमात का हेड क्वार्टर रहा है, उस लिहाज से इसकी पहचान बनी है। लेकिन तारीख़ को पीछे जाएँ, प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पे आए हैं, तो वो या कायद-ए-आज़म 1944 में जब मुस्लिम लीग का सूबाई कौंसिल का इजलास हुआ है, तो उसमें शिरकत के लिए यहाँ से गुज़रे, मुरीद के भी ठहरे, उन्होंने कुछ खिताब भी किया, थोड़ा सा मुख्तसर सा उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की। तो इस तरह की ये एक चीज़ मुरीद के की ख़ास है। इस वक्त अगर आप ये मुझसे पूछें तो शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसी जो है अभी मुरीद के का समझ लें कि रवायत की बस्ती है, जिद्दत की बस्ती है और उम्मीद की बस्ती है, मैं ये कहता होता हूँ मुरीद के। अच्छा भट्टी साहब, आप ज़रा आते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, जी। आज से कोई 10 साल पहले तो बिल्कुल गैर संजीदा लिया जाता था सोशल मीडिया को, लेकिन आज जिस तरह आज से 10 साल पहले जो अखबारात थे उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक चैलेंज आया, टेलीविज़न इंडस्ट्री से, तो आज उस चैलेंज का शिकार ख़ुद टेलीविज़न इंडस्ट्री हो गई है। तो आप इस सारे सिनेरियो को, चूँकि आपने अखबारात में भी काम किया, आप सोशल मीडिया से भी शुरू से मुंसलिक हैं और आपने प्रैक्टिकली टेलीविज़न में भी काम किया बतौर जर्नलिस्ट, तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह एनालाइज करेंगे? अच्छा देखें, बुनियादी तौर पर चीज़ें जो है वो जैसा कि वो नेपोलियन ने कहा था कि फ़ौजें पेट के बल लड़ती हैं, तो यहाँ पे जो हमारी जो यहाँ पे पिछले दिनों मैंने एक अच्छा आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें कोई किसी बाहर की राइटर ने लिखा था कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर तो इस वक्त सहाफ़त हो ही नहीं रही, क्योंकि सहाफ़त डिस्क्रेडिट हो गई है, लोग जमातों में बट गए हैं और उसकी वजह से जो साख है उसकी मुतासर हो गई है। दूसरा ये है कि कई तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक साख से महरूम हो गया सोशल मीडिया, कुछ दरबार से जान पहचान कुछ ज़्यादा ही हो गई, कुछ जो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हाउसिंग कॉलोनीज़ के लोग जो हैं उन्होंने अखबारात को उसमें कर लिया। नहीं, अखबारात नहीं, अब तो वो जो एक दिन चैनल्स भी देख रहा था, चैनल्स की भी अखबारात में भी आ गए चैनल। फिर आप ये देखें कि जो एक कमिटेड जर्नलिस्ट थे, जैसे आप मजीद निज़ामी का नाम ले लें, अमीर निज़ामी का हम नाम लेते थे, मीर शकील रहमान का नाम लेते थे, मीर खलील रहमान का नाम था, और इन लोगों को जो 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 वाकई एक सहाफ़ी थे, जिनको पता था कि सहाफ़ियाना इक़दार क्या होती है, इनको लेके कैसे चलना है, और यही उनका ब्रेड एंड बटर था, यही उनका कमाना था, यही उनका उड़ना बचोना था। तो वो जो बात अब पीछे चली गई, अब ये लोग जो हैं कंप्रोमाइज़्ड हो चुके हैं, अपने अपने मफादात के लिए हुकूमतों से मफादात लेने होते हैं। उस लिहाज से अगर आप ये मुझसे पूछें तो मुझे प्रिंट जर्नलिज़म का भी कुछ इसमें तजुर्बा है, और जो आप जैसा कि आपने बताया रेडियो का भी ऑफकोर्स है मुझे, लेकिन रेडियो से तो ये एक अलहदा कहानी है, लेकिन टीवी का है। तो रेडियो के जब मैं उसमें अखबार में था तो मुझे हम कई ख़बरें फ़ाइल करते थे, मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो ख़बरें कुछ एक हाउसिंग सोसाइटी थी एक बड़ी, उसके बारे में ख़बर फ़ाइल की, तो मेरा ये ख्याल था कि ये सुबह बड़ी अच्छी उसमें जो है, तो जब सुबह गए हैं तो वो ख़बर नहीं थी, उल्टा वो तंबीह की गई, उन्होंने बुला के कहा कि जनाब इस सोसाइटी के बारे में आपने ख़बर क्यों फ़ाइल की है, आपको पता नहीं, ये इश्तिहार देते हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और ये कोई एक मिसाल नहीं है, कई अखबारात में था, मैं वहाँ पे जब भी काम करते थे तो वो जी ये फ़लाना डिपार्टमेंट के बारे में इसका ऐड आता है, इसकी ख़बर नहीं जाएगी, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो। इसी तरह टीवी में थे तो पहले ही बता दिया जाता था, सुबह आके पता चल जाता था, ऊँची आवाज़ में जो है वो बता देते थे कि लो भी आज इसकी ये चीज़ नहीं जानी, और इसकी ये चीज़ हर हाल में जाएगी, वो जैसी भी होगी। तो डाउन प्ले कर रहे हैं, ओवर प्ले कर रहे हैं, चीज़ों को ओवर फ्लैश कर रहे हैं। तो इस तरह की एक चीज़ है, जब ऐसे हो बुनियादी तौर पर ये साख से महरूम हो गए। फिर न्यूज़ प्रिंट जो है आपको पता है कि वो बहुत महंगा हो गया यहाँ पे, तो इसलिए भी ये हो गया। फिर अखबारात की पॉलिसियाँ थी, एक अखबार में मैं गया, आपको दिलचस्प लगेगी ये बात, उन्होंने जो पहली मुझे जो एक अंग्रेज़ी अखबार था, तो जो उसमें जिसमें बुला के एडिटर साहब बताते हैं कि आपने कैसे काम करना है, तो उन्होंने पहले तो ये कहा जी कि हमारा लाहौर जो है वो नहर के दूसरी साइड का है, तो इसलिए बाकी लाहौर, ये शुमाली लाहौर इर्द गिर्द की बातें आपने नहीं हमारे साथ करनी। दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कही, उन्होंने कहा कि देखें शुमाली लाहौर में गटर उबल रहे हैं तो हमारे रीडर का नाश्ता ख़राब नहीं करना आपने, वो कोई ख़बर नहीं है। फिर एक और बात उन्होंने की
वो ये थी कि आपने गाड़ी वाले के साथ होना है, साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले को नहीं देखना। तो ये हमारे रीडर जो हैं वो चूँकि अंग्रेज़ी क्लास है, तो उनका ठीक है, उन्होंने कहा फिर ये कहा कि आटा महंगा हो गया है, तो ये ख़बर आपने नहीं देनी, क्योंकि आटा महंगा होने का मतलब ये है कि हमारा रीडर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ते सोचेगा अच्छा ड्राइवर की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, मुलाजमों की तनख्वाह, बस उसका इतना ही कंसर्न है, तो इसलिए ये आपने नहीं करना। अब ये एक अलहदा से एक मेरे लिए एक दिलचस्प पहलू था। तो इस तरह है, जब वो अवामी ना रहे, ख़ास लोगों तक रहे, ख़ास एरियाज़ तक, मसलन मैं उससे पहले मुझे तजुर्बा नहीं था, मुझसे पूछा गया कि आप DHA को करेंगे बीट, क्राइम रिपोर्टर तो मैं था ही, तो कहा गया कि DHA करेंगे या आप गुलबर्ग को करेंगे या मॉडल टाउन सोसाइटी को कवर करेंगे। तो इस तरह एरियाज़ को कवर करना, ये पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या बाकी लोगों को तो हम करते थे, तो मैंने मॉडल टाउन सोसाइटी को ऑप्ट किया कि मैं इसको कवर करूँगा। तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं, तो जब आप इस तरह चीज़ों को अपने आप को अलग कर लेंगे और बिल्कुल उसके एक प्रोडक्ट की तरह इस तरह आप उसको लेके चलेंगे, तो ना तो वो अक़दार रहेंगी, ना वो नॉर्म्स रहेंगे, ना उसमें वो बरकत रहेगी, ना उसमें फिर ये है कि आप हक़ाइक़ को तोड़ते मोड़ते हैं और आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया की ताकत जो है वो कितना ज़्यादा वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है। आप एक चीज़ को छुपाते हैं और जब तक आप छुपाने का एहतमाम करते हैं तब तक वो चीज़ लोगों तक पहुँच चुकी होती है। तो साख से महरूम हो गया, कुछ सेठों के हाथ में आ गया, असल जर्नलिस्ट ना रहे और बस फिर वो हालाते कार भी ना रहे। जो असल जर्नलिस्ट हैं या जिसको आप प्योर जर्नलिज्म कह रहे हैं, वो तो हालात और उनके ब्रेड एंड बटर का भी मामला है ना, कि अगर वो भूखे मर जाएंगे तो वो कहाँ काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। गुमन भाई बहुत खूबसूरत बात की है, मैं ये आपने बात की और मेरे सामने कितने सारे चेहरे जो हैं वो घूमे हैं और मेरा दिल जो है अज़ियत से भर गया है। इतना पढ़ने वाले, इतनी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी वाले और इतनी डिग्निटी वाले और इतने अपने प्रोफेशन को, जर्नलिज़म को समझने वाले और कलम की हुर्मत पे यकीन रखने वाले, उनको मैंने कसम पुरसी के आलम में देखा है, इनसिक्योर देखा है। और उनकी जगह पे वो लोग जो हैं जिन्होंने कुछ अभी वो कहते हैं ना, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, ठीक है, और उनका चेहरा अच्छा है या उनको बोलना जो है वो बलातकान बोल लेते हैं या वो किसी जगह कनेक्ट हैं, ठीक है, ये हो गया है, या उनके पीछे कोई इस तरह की चीज़ है, तो उन लोगों का दौर दौरा है, वो जहालत कह कहे बरसा रही है, हबीब जालम ने कहा था। तो इस तरह की बात है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो मैंने परेशान पाया है, मायूस पाया है कि उनके कलम की कमाई से ही उन्होंने अपना घर बार चलाना होता है और उसी को तो, और वो इस वक्त बेरोज़गारी का या तो अजाब सह रहे हैं या उनके सिर पे तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त जो है वो उनका जो है वो सिलसिला काम तमाम हो सकता है। वो मैंने एक दफ़ा एक लाइन लिखी थी गालबन किसी मजमून में या ट्विटर पे, तो मैंने कहा कि हर वो फ़र्द जिसकी उम्र 5 साल है जर्नलिज्म में, वो सीनियर सहाफ़ी है। तो मतलब जब मैं सीनियर सहाफ़ी के हवाले से सोचता हूँ तो मेरे जहन में तो वो आता है जिसने कोई 50 साल लगाए हों, 40 साल लगाए हों। जैसे यानी मैं अगर सोचूँ तो जैसे मजीद निज़ामी या नज़ीर नाजी या अब्बास सत्तर या मुजीबुर रहमान शामी साहब को कह लें, या और इस तरह के जो आपको इख्तलाफ हो सकता है उनसे, सईद आसी के, जो इनका आप कई दहाइयों से नाम सुन रहे हैं या उनको पढ़ रहे हैं। ज़ुबैर राना थे या सुहैब मरगूब थे या इस तरह के और बेतहाशा नाम, जो वो जंग के अतर मसूद साहब, उनके भाई जो दूसरे, वो अच्छा वो भी याद आया कि वो भी मुरीद के थे, साहब नारंग के, हमारे तहसील मुरीद के, जी जी, इलाका नारंग, जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त जो है उसने दुनिया भर में तब्दीलियाँ आती हैं और हमारे यहाँ भी यहाँ तब्दीलियाँ आई। तो आजकल बड़ा जो है वो एक गलगला है सोशल मीडिया का, तो इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? एक तो बहुत शुक्रिया, आपने जैसे एक फ़िल्म चला दी है और मैं उन खुशकिस्मत तरीन इंसानों में हूँ कि मुझे मजीद निज़ामी के साथ बराह रास्त काम करने का मौका मिला। चूँकि मेरी मॉनिटरिंग सेल मेरी ड्यूटी थी, सारे अखबारात के मुकाबले में नए वक्त की उस दिन की कारकर्दगी क्या है, तो वो मैं मजीद निज़ामी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, तो मैं उनको रिपोर्ट करता था। अब्बास सत्तर साहब बहुत मेहरबान थे, बल्कि ये जब मैं नए वक्त में आया हूँ तो ये अब्बास सत्तर ही थे, इरशाद आरिफ साहब मुझे उनके पास लेके गए और उनसे फिर एक्सप्रेस में उनसे काम करने का मौका मिला। जितने भी ज़िया शाहद का आपने ज़िक्र किया है या इनका अतर मसूद साहब का किया है, जिन्ना में इनके साथ काम करने का, इन सब लोगों जो इन सारी बात करने का मतलब ये है कि मैंने वो आंखें देखी हैं। अच्छा, इस लिहाज से जो जर्नलिज़म है, हमारे ज़हन में जो जर्नलिज़म है उसका तस्वीर कुछ और बनती है। अब आपका सवाल कि सोशल मीडिया का मुस्तकबिल क्या है, मैं ये आपको कहता हूँ गुमन भाई कि मुस्तकबिल है ही सोशल मीडिया का। अब अगर अखबार पे ख़बर छपती है तो उस ख़बर को बताने के लिए
वो सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं और व्हाट्सएप करते हैं कि सर जी आपकी ये खबर लग गई है उसमें। नहीं, अखबार तो पीछे रह गए, अब तो टेलीविजन के जो प्रोग्राम हैं उनके भी वो क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे होते हैं। वो डिस्क्रेडिट हो गए भाईजान। एक तो ये बात ये है, मर्जी का हिस्सा निकाल के और उसको अगर आपने वो करना भी है, वो आप देखते हैं एक फार्मूला बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पे भी देखें घुमन भाई, मैंने भी एक किया व्लॉग, मैंने करने शुरू किए। मुझे ये लगा कि उसमें भी आप किसी ख़ास लाइन को लेना पड़ता है आपको। अगर वो लाइन आप नहीं लेते तो आप कभी मकबूल व्लॉगर नहीं बन सकते। वो मकबूल समझा उसको जाता है जो पैसे कमा रहा है उससे, या जिसकी बात को वो बुरी है या भली है लेकिन सारा उसको जो है। मैं आपको बताऊं जितने अच्छे मैंने मसलन अब ये कोई आप मेरे मुंह पे हैं, मेरे भाई हैं, और मैं कोई ये सताइशी जुमला नहीं कह रहा, या मेरे ज़हन में एक और है मसलन मैं कहता हूँ कि हमारे डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब हैं, दानिश्वर दरवेश सिफ्त इंसान और बसीरत वाले, लेकिन उन्होंने कोशिश की और मैं हैरान हूँ कि वो उस तरह उसने वो नहीं हुई। फिर मोहम्मद आमिर खाकवानी हैं 92 में, बहुत पढ़ने वाले, बहुत अच्छे, बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी मेहनत की उन्होंने, वो नहीं चला। आपको मैं देखता हूँ उस तरह से, यानी जो जितनी कमिटमेंट के साथ, जितनी लगन के साथ, लेकिन अगर वो मसाला नहीं उसमें डालता हंडिया में, कोई झूठ सच का, कोई सनसनीखेजी का, तो लोग उस तरह से मैंने देखा है मुतवज्जो नहीं होते। एक तो ये इसका है अफसोसनाक पहलू है, लेकिन इसका ये एक ऐसा जिन है, ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें जो डालते जाते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन की देग है, आप जो कुछ डाल देते हैं ये उसको पका के वो परे मारता है। ये ज़रूर है कि ये जो आपने कहा कि टीवी तो डिस्क्रेडिट हो गया। टीवी को लोग देखना चाहते थे लेकिन टीवी डिस्क्रेडिट हो गया। लोगों ने अपने आप को पार्टियों से जोड़कर, ग्रुपों से, तबकात से जोड़कर, आपके बोलने से पहले मुझे पता चल जाता है कि ये क्या बात करेगा, तो तजिया क्या खाक होगा। अब ये होता है कि जिसको जो पसंद है वो उसके पास जाता है, उसी को खोलता है, उसी को जाके सुन लेता है। इसका सोसाइटी को तो बहुत नुकसान है। सोसाइटी में तकसीम बढ़ जाएगी, तकसीम बढ़ चुकी है, खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। अच्छा, एक भट्टी साहब, मेरा जो ख्याल है कि एक जो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक शुबा होता है पेशकश, जी, जैसे प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद प्रेजेंटेशन के मसले मसाइल भी हैं। एक तो मैं अगर तज्जिया करूं तो आप ये देखें कि एक ज़माने में रेडियो टेलीविज़न में लगे बंदे तरीके से गुफ्तगू की जाती थी एक किसी फॉर्मेट के तहत। तो फिर एक ज़माना आया एफएम का, तो जिसमें थोड़ी लोगों को ताज़ा हवा का झोंका लगा कि भाई कोई आम बंदा भी वहाँ बात कर सकता है और गुफ्तगू कर सकता है। तो फिर उसके बाद टेलीविज़न की बारी आती। तो आप ये देखें, मैं मिसाल दिया करता हूँ कि बतौर एक्सपर्ट तो सुहेल वड़ाइच रेडियो या टेलीविज़न पे आ सकते थे बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन वो बतौर एंकर नहीं आ सकते थे। आप ये देखें कि जो वो इंटेलेक्ट तो उनकी थी और है, लेकिन वो जो उनकी खामी थी लटक लटक के बोलना, वो उनकी खूबी बन गई। इसी तरह अमीन हफीज़ है या इस तरह और कुछ लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन जो सोशल मीडिया पे है, एक तो ज़ाहिर है लोगों को ताज़ा हवा का झोंका लगता है। अब मैं आपको मिसाल दूं कि जिस तरह पर्सनल व्लॉगिंग है, जैसे फैमिली की, आज हमने ये पकाया, ये खाया, आज हम ये जहाँ जा रहे हैं, आज हमने ये लड़ाई हो गई, आज फलां हो गया, तो उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट गिर रहा है। जो आप अच्छे तरीके के साथ प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं और उसकी कोई बेस होती है, मेरा तजुर्बा ये है कि लोग उसे देखते हैं। और दूसरा, जिस तरह एक ज़माने में टेलीविज़न था या रेडियो पाकिस्तान था, उस ज़माने में तो एक ये भी एक मिसाल दी जाती है कि भाई उनके पास ऑप्शन ही, लोगों के पास ये थी कि इसको देखें, और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। मेरा ये ख्याल है, मैं आपसे इसकी चाहूँगा कि आप इसका तजिया करें। मेरा ये ख्याल है कि अगर कंटेंट आपका मजबूत हो, और आपको मैं इस रेफरेंस के तौर पर एक और मिसाल दे दूँ। आप ये देखें कि जब पीटीवी का एक किस्म का वो डिक्लाइन हुआ है, तो उस ज़माने में पाकिस्तान में जो इंडियन चैनल से स्टार प्लस वगैरह ये वो बहुत लोग देखते थे, और हमारे यहाँ उस तरह इंडस्ट्री में लोग नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, वो इस वक्त कई इंटरटेनमेंट के चैनल जो हैं वो कई हज़ार गुना इससे ज़्यादा देखे जाते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल हैं। अच्छा, एक ज़माना ये था कि जब वकला तहरीक थी या एक अपहीवल्स था हमारी सोसाइटी में, उस वक्त घरों में लड़ाई ये होती थी कि भाई मर्द जो चाहते थे वो टॉक शो देखना, औरतें ड्रामा देखना। अब ये है
कि हर बच्चा, हर घर का फ़र्द अपने अपने मोबाइल पे बैठा है। सो कहने का मतलब ये है कि चूँकि जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है, तो हमें कुछ जो हम पेशकार हैं, जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हमें देखा जाए। बहुत अच्छी बात है, हुस्न पेशकश की आपने बात की है, ये बिल्कुल ठीक है। मजबूत कंटेंट की बात की आपने, ये ठीक है। लेकिन गोमन भाई ये देखिए कि हम जब बात कर रहे हैं मीडिया की, तो मेरे तो ज़हन में अब ज़्यादा आता है सोशल मीडिया, बाकी तो पीछे चले गए। अब सोशल मीडिया आप देखें ना जी, देखें इसके साथ हम लोगों को इंगेज तो कर रहे हैं करने वाले। बाज़ का तो होता है कि कितने लाखों के मिलियंस की वो ले जाता है, बाद में पता चलता है वो खबर गलत थी। ठीक हो गया। इवन टैग गलत लगाए हाँ, होते हैं, टैग थंबनेल गलत लगाए सारा होते कुछ हैं। गलत है, लोग देख लेते हैं, बाद में उनको भी पता चलता है ये बात ठीक नहीं, लेकिन उस वक्त तक उनका जो मसलन दिखाने मैं एक मिसाल देता जी। हूँ, किसी खूबरू या मारूफ एक्ट्रेस की तस्वीर लगा के जवान एक्ट्रेस मर गई, तो आंसू तो साथ वो हाँ। बाद में पता चलता है वो ड्रामे का क्लिप है। अंदाजा करें ना, ये है जवान में खूबरू ना, खूबरू हसीना मतलब कत्ल। अब ये कत्ल हो गई है, खुदा के बंदे जान छोड़ो, फिर भी वो खूबरू है, वो एक इंसान है, वो कत्ल हो गया, अब उसको उस तरह से चले। ये तो एक बात अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसमें नेशन बिल्डिंग कहाँ पे है, इसमें रवायात कहाँ पे हैं? क्या हमने लोगों को सिर्फ एंटरटेन करना है, या एक बेहतर कौम बनाने के लिए उनको उनमें कोई शऊर भी देना है, कोई आगाही देनी है, किसी डिसिप्लिन का पाबंद करना है, उनको किसी एक सर्टन एक पैटर्न पे लेके चलना है, किसी रास्ते पे लेके चलना है। लोगों को एंगेज तो हमने कर लिया, हम उसमें कामयाब हो गए, लेकिन यह है कि जो असल काम था हमारा, उस काम से हम गाफिल हो गए, या उस काम की तरफ लोगों को मुतवज्जो करने में नाकाम हो गए। अब उसकी एक वजह उसने पेशकश भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये बताया कि कुछ लोग जिनको मैं देखता हूँ इस वक्त जो है, ये है एक अबूरी ज़माना, मुझे ये लगता है। और इसमें जो ये एक ऐसी इतनी बड़ी मशीन है, ये खाई जाती है देव की तरह, जो इसको बस इसको भूख लगी है, इसका आपने पेट भरना है। तो इसमें इस वक्त तो आमियाना चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है जैसे बाकी हमने कहा कि उनका तो हो सकता है आगे जाके इसमें कोई ठहराव आए, तो उन चीज़ों की गुंजाइश पैदा हो जिनके बारे में हम चाहते हैं, जैसा मैंने कहा नेशन बिल्डिंग के हवाले से, इखलाकी अक़दार के हवाले से, या मुआशरे में नज़म व ज़ब्त के हवाले से, या बीमारियों के हवाले से जो अवेयरनेस है उसके हवाले से, या तालीम के प्रमोट करना, तालीम को फ़रोग देना किसी तरीके से उस हवाले से, या ये है कि इंटरनेशनल मामलात जो हैं उन पर ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा म्यारी, ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए से, या आर्ट और कल्चर है उसका जेन्युइन तरीके से जेन्युइन लोगों को प्रमोट करने के हवाले से। हो सकता है आगे ये टाइम है, मैं पूरी उम्मीद हूँ ये एक हंगामी और जुनून का दौर है, ये गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला, ये रेला गुजर जाएगा, तो उसके लिए यकीनन गुंजाइश बनेगी। करामत भट्टी साहब, अभी तो यानी हमारा इंजन गर्म हुआ था दोनों का गुफ्तगू का, तो आपने कहीं पहुँचना भी है, तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर आपसे नशिस्त करेंगे। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और एक अरसे के बाद हमने मुलाकात भी की और गुफ्तगू भी की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गुमान साहब, थैंक यू। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।